वेलकम बैक टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपनी इस क्लास को स्टेटस पे अपडेट कर लो, या फिर जो है अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें इस क्लास को शेयर जरूर करो, क्योंकि हिंदी पेडागोजी जो आपके जेबीटी स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है, आपका एचटेट का जो सिलेबस है जिसमें हिंदी पेडागोजी है, उसकी ही आज हम मैराथन क्लास करने वाली है। चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, आज हम टॉपिक वाइज जो है जितनी भी आपकी पेडागोजी है जेबीटी स्क्रीनिंग में आने वाली जो 10 नंबर की पेडागोजी है, आप लोगों के 2 पैसेज को छोड़ के जितनी भी पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे ना, इस क्लास से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। मैं नहीं कहती कि वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो है बाद में अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। कहीं पे भी आप लोगों को हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली होगी जो आपको आज मिलने वाली है। सो आपको कंप्लीट वॉच करना है वीडियो को। मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के हेल्प के लिए है। लाइक करो ना करो वो कोई मैटर नहीं करता, और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंचेगी फ्रेंड्स जब आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। सो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, वीडियो को स्टार्ट करती हैं, जिसमें हम टॉपिक 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले भाषा का अधिगम और अर्जन हमारा टॉपिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। यानी कि भाषा एक जो है वो कम्युनिकेशन का एक टूल है, एक कम्युनिकेशन का एसेट है, साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचार समाज में जो है वो दूसरों के सामने रख पाते हैं, और दूसरे लोगों के विचार जो है वो हम खुद समझ पाते हैं। तो ये अगर भाषा नहीं होती तो ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम जो है एक दूसरे के साथ जो है वो समाज के साथ जो दूसरे पर्सन हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके, इंटरेक्शन नहीं कर सकते। सो भाषा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। अब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मुख से जो है अपने शब्दों को, अपने वाक्य को, अपने मन की बात को जो है वो दूसरे लोगों के साथ इसका आदान प्रदान कर पाते हैं। तो हमने पढ़ा ये हमारी क्या होती है, भाषा होती है। अब कुछ बच्चे जानेंगे कि भाषा क्या, पहले जो लोग भाषा नहीं बोलते थे या फिर जो है भाषा लिख नहीं पाते थे, न्यूज़पेपर नहीं थे, सूचनाएं कैसे जो है वो कलेक्ट करती थी। तो भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो गया था। यानी कि हमारे अंदर जो है, ये चोम्स्की ने बताया था कि हमारे मस्तिष्क के अंदर ये पहले से ही फिट होता है। एक एलईडी डिवाइस होता है, एलईडी जो डिवाइस होता है वो हमारे मस्तिष्क में पहले से फिट होता है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। नॉन चोम्स्की ने अपनी जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी में जो है ये यंत्र बताया है, डिवाइस बताई है, जिसके द्वारा हम जो है वो समाज से भाषा को क्या कर पाते हैं, नेचुरली सीख पाते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है, जो मानव जैसे जन्म लिया वैसे ही जो है भाषा का जन्म हो गया। तो इसमें क्या होगा, बोलना हो गया, यानी कि आपकी लिसनिंग हो गई, आपकी स्पीकिंग हो गई, रीडिंग हो गई और राइटिंग हो गई। ये 4 जो स्किल हैं, 4 जो कौशल हैं, ये हमारे जो है लैंग्वेज को, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भाषा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो भाषा है वो जन्म से लेकर जो है जब तक आप जिंदा रहते हैं, यानी कि लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। आप जो है वो एक भाषा सीख लिया, आप नेक्स्ट भाषा सीखने लगते हैं, या फिर उसी भाषा के अंदर और कुछ जो सीखने लगते हैं, व्याकरण सीखने लगते हैं, स्पीकिंग सीखने लगते हैं, रीडिंग सीखने लगते हैं, राइटिंग सीखने लगते हैं। यानी कि भाषा जो है वो क्या होती है, लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, और कॉन्टिन्यूसली हम इन चीज़ों को सीखते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, भाषा जो है वो संस्कृत है, यानी कि जो पहले हिंदी से पहले हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज थी। तो ये नहीं है कि हमारा जो हिंदी भाषा का जो जन्म है, यानी कि वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ क्या है, भाष धातु से निकला है, भाष जो है वो शब्द है संस्कृत भाषा से निकला है, और इसका अर्थ है बोलना। यानी कि जो भी हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, अपनी बात है, अपने जो थॉट हैं उनको जो है वो अपने विचारों में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होती है, भाषा होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं भाषा की प्रकृति कैसी होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो भाषा के अंदर देखने को मिलती है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये नहीं है कि भाषा हम जन्मजात, यानी कि जैसे हमें आँख कान नाक मिले हैं वैसे ही हमें भाषा मिली है, ऐसा नहीं होता।
आँख कान नाक हमें जो है वो हम जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं, लेकिन भाषा को हम जन्म के साथ लेकर पैदा नहीं होते फ्रेंड्स। क्योंकि भाषा हमें जैसे जैसे हम समाज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है वो अपने फैमिली में रहता है, कहाँ रहता है, अपने फैमिली के अंदर रहता है। तो जैसे उसकी मम्मी बोलेगी, उसका पापा बोलेगा, तो उसके जो भाई बहन है वो बोलेंगे, तो वैसे ही बच्चा क्या कर लेगा, भाषा को सीख लेगा, यानी कि अक्वायर कर लेगा। वो जो है वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, कोई वो उसने बुक नहीं पढ़ी, किसी वो स्कूल में नहीं गया, कहीं पे भी वो नहीं गया, लेकिन उसने भाषा को सीख लिया। यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो है बच्चे ने अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने भाई बहन से जो है वो भाषा को सीख लिया, यानी कि अक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया बिना किसी एफर्ट के, यानी कि एफर्टलेस चीज़ों को जो है वो उसने भाषा को अर्जित कर लिया अपने वातावरण से। इसके पर्याय माध्यम से क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और आदान प्रदान के द्वारा जो है वो इसका विस्तार होता गया। और ये पैतृक नहीं है, यानी कि ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें नहीं मिलती। जैसे कि हम जो है अब हम हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में रहते तो हम हरियाणवी बोली जो है वो हमें इसको सिखाने की कहीं जो है वो सीखने के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जैसे ही बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है और वो बड़ा होने लगता है, भाषा को समझने लग जाता है, वो ऑटोमेटिक बोलने लग जाता है, तो उसने वो कहीं जाके वो चीज़ें सीखी तो नहीं ना, यानी कि वो नेचुरली एक्वायर हो गई, लेकिन पैतृक नहीं है। जैसे कि हम उसको इंग्लिश जो बोलने वाला जहाँ पर फैमिली के साथ अगर उस बच्चे को रखना स्टार्ट कर दे, वैसा इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करवा दे, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करने लगेगा, इंग्लिश भाषा को कंफर्टेबली बोलने लगेगा, और हरियाणवी को नहीं समझेगा, हिंदी को नहीं समझेगा। यानी कि पैतृक नहीं है कि उसके बाप ने बोली तो उसका बेटा भी बोलेगा, जिसके दादा ने बोली फिर उसके बाप ने बोली फिर उसका बेटा बोलेगा, ऐसा नहीं है। जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चा वैसी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। तो ये क्या पैतृक नहीं होती, लेकिन अर्जित होती है, अक्वायर करते हैं हम अपने इन्वायरमेंट से। भाषा एक सामाजिक और एक परंपरागत वस्तु है। हम किससे जो है वो भाषा को एक्वायर करते हैं, समाज से एक्वायर करते हैं। किससे एक्वायर करते हैं, अगर समाज नहीं होगा तो हम क्या हमें जो है किसी के साथ अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, एक रूम के अंदर बंद रहेंगे, तो हम कैसे भाषा सीखेंगे। जो हमें आता है वही आता है, उसके अदर कहाँ से सीखेंगे। अब कुछ बच्चे जो है वो खुराफाती दिमाग वाले ऐसे बोलेंगे कि यूट्यूब से सीख लेंगे, तो यूट्यूब भी एक समाज है, यानी कि उसके अंदर आप इनडायरेक्ट वे में जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो है वो फेस टू फेस ना होकर इनडायरेक्ट वे में आप समाज के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, तभी जो आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यानी कि बच्चा जो है वो बच्चा है अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, पेरेंट्स को, रिलेटिव को, भाई बहन को, किसी को इमीडिएट जो है वो इमिटेट करता है, फॉलो करता है, उसको अनुकरण करता है उसका, तो अनुकरण द्वारा जो है वो भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट है, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। ये नहीं कि हमने एक वर्ड सीख लिया, यूँ मानो हमने गलत वर्ड सीख लिया तो ये नहीं है कि हम वो ठीक ही नहीं किया जा सकता। वो जैसे हमें पता चलेगा कि हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, रॉन्ग वे से हम इसको बोलते हैं, तो हम उसको अंदर चेंज करेंगे, यानी कि परिवर्तनशील है। तो लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चेंजेबल होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिसमें उसके रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो स्वरूप में क्या आएंगे, सबसे पहले फोनीम, यानी कि एक ध्वनि होती है, जैसे ए है, है, आ है, ई है, ये क्या होते हैं, फोनीम होती हैं, ध्वनि होती हैं। उसके बाद होते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद वर्ण होंगे, वर्णों के बाद वर्ड होंगे, शब्द होंगे, शब्दों के बाद वाक्य होंगे, वाक्य के बाद जो है पूरे सेंटेंस होंगे, फ्रेज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं। वाक्य का जो है वो सार्थक मीनिंगफुल जो वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, जो है वो हमें वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है, हमने पढ़ा, और जो है वो शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भाषा कठिनता से सफलता की ओर चलती है, यानी कि सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमें ग्रामर के रूल नहीं आते, कुछ नहीं, जो है अगर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक जो है वो फोबिया बना होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टफ है, इंग्लिश लैंग्वेज टफ है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश को बोलना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। तो कई बार हम क्लास भी स्टार्ट अगर इंग्लिश में करते हैं तो बच्चे बोले मैम जो है वो हिंदी में लेके आओ, अगर हिंदी में ले आते तो इंग्लिश में लेके आओ, यानी कि चीज़ों को समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो क्या हो जाता है, भाषा कठिन, यानी कि सबसे पहले क्या होती है, कठिन होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी ग्रामर को है या फिर उसके जो है वो चीज़ों को, रूल रेगुलेशन को समझ लेते हैं तो वो सफलता की ओर चलने लगती है, यानी कि हमें मार्क्स जो है हमें फुल बटे फुल आएंगे अगर हम उस चीज़ों को डीपली जो है वो समझ जाएंगे। तो क्या होगी, कठिनता से सफलता की ओर जो है वो भाषा चलती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या हो फ्रेंड्स, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।
फिर मैं बताऊंगी कि आप लोगों की किस किस को पता है पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है, उर्दू की है, फारसी। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको गुरुमुखी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, यानी कि भाषा किससे, समाज से जुड़ी होती है। और समाज के अंदर क्या होती है, सब हमारी संस्कृति होती है, हमारी सभ्यता जो होती है भाषा उसके साथ जो है वो जुड़ी होती है। साथ ही भाषा की में जो है वो सीमाबद्ध होती है, यानी कि एक सीमा बद्धता जो है वो भाषा के साथ जुड़ी होती है। अब हम मेन हमारा जो टॉपिक है आप लोगों को सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया कि भाषा अर्जन, यानी कि भाषा अर्जन क्या होता है। मैंने बताया कि अर्जन जो वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है, यानी कि एफर्टलेस हम जब चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, यानी कि नेचुरली जो चीज़ों को हम ऑटोमेटिक हमें उस इन्वायरमेंट में रहने लगते हैं और वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिक आने लगती हैं बिना किसी एफर्ट के, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, अर्जित होती हैं। अर्जन करना किसी भाषा को किसी व्यक्ति स्वयं प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है और भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। हमने पढ़ा ऊपर भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। बालक चारों ओर के जो इन्वायरमेंट में जिस लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा क्या करता है, लर्न करने का, सीखने का जो वो प्रयास करता है। अर्थात भाषा का अर्जन जो वो किसके द्वारा होता है, मेनली आपको याद रखना है भाषा का अर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो व्याकरण है, समाज है, संस्कृति है या फिर अनुकरण है। तो भाषा को अर्जन करने के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुकरण, यानी कि बच्चा क्या है अर्जित करने में सबसे ज़्यादा अनुकरण के थ्रू जो है वो चीज़ों को सीखता है। भाषा एक कौशल है, यानी कि भाषा क्या एक स्किल है, इसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अब अर्जन में भाषा की काफ़ी जो है वो अभ्यास की, यानी जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा चीज़ों को बोलने का, उतनी ज़्यादा बच्चे के अंदर भाषा की या फिर उस चीज़ की नॉलेज है वो डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो है अर्जन द्वारा भाषा जो बालक है अपनी प्रथम भाषा, यानी कि फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है जिसे हम मदर टंग कहते हैं, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा हमारी क्या है, मदर टंग है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, नॉट ए फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। तो हिंदी को जो हम आसानी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, हिंदी में हमें कितना भी टफ क्वेश्चन दे दो हम झट से कर देंगे, ऐसे चुटकी बजाते हैं। और इंग्लिश दे दो हमारे रफू चक्कर हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश यानी कि सेकंड लैंग्वेज को समझना मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है वो काफ़ी इजी होती है एज कंपेरिजन सेकंड लैंग्वेज। चोमस्की के अकॉर्डिंग बच्चे जो है भाषा और अपने वातावरण के साथ अर्जित करते हैं और अंदर जन्मजात भाषा जो है वो अर्जन युक्ति होती है। भाषा अर्जन अचेतन, यानी कि इसके लिए कोई कॉन्शियस माइंड इसके साथ चीज़ों को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अनकॉन्शियस माइंड में भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अर्जित करते हैं भाषा का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषा सीखने वाली समानता है इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा जो है वो सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना, यानी कि इसके लिए हमें कोई स्कूल इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, तो यानी कि फॉर्मल कोई टाइम शेड्यूल है, सिलेबस है, उसके थ्रू हम भाषा को नहीं सीखते। तो यानी कि इनफॉर्मल वे से हम जब भाषा का अर्जन करते हैं। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। 5 से 7 नंबर आपके इस क्लास से कंप्लीट हो जाने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी किसी भी जो एग्ज़ाम की हो, लाइक आपकी सीटेट एग्ज़ाम है, एचटेट एग्ज़ाम है, आपका जो है जेबीटी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। इस क्लास को देखने के बाद मैं ये गारंटी देती हूँ, अपनी क्लास के देखने के बाद हम इस क्लास में आप लोगों की हिंदी पेडागोजी को कवर करवा देंगे। तो आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास कैसी लग रही है एक बार थम्स अप करके अपना जो है वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भाषा अधिगम प्रक्रिया, यानी कि अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। सीखना हम कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर सिलेबस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टीचर होना चाहिए, या हमें कोई सिखाने वाला जो है वो हमसे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हमारे पास होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। तो उसके द्वारा हमारे ये अधिगम की जो प्रोसेस है वो करवाई जाती है।
अधिगम का अर्थ है सीखना, हमारे जो अनुभव, हमारा जो अनुभव है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यानी कि सीखने के बाद जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं, जो वांछित परिवर्तन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं भाषा का अधिगम। एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि मैच्योरिटी, जो जो चीज़ें सीखेगा बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। और सीखना जो है वो एक विकास की प्रक्रिया है। और तो ये क्या होगा? सीखना। सीखना क्या है? आजीवन, यानी कि भाषा को जब हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम लर्निंग पढ़ेंगे। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं। पहले हमने जो है वो हम क्या करते हैं, छोटी क्लासेस प्राइमरी में होते हैं तो हम छोटे लेवल की सीखते हैं, फिर लेवल हमारा अप होता जाता है तो हम लाइफ टाइम जो है वो चीज़ें सीखते हैं। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीख कर अपने व्यवहार और विचारों और इच्छाओं, भावना आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीख कर व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन जो है वो कर सकता है, यानी कि सीख कर हम क्या कर सकते हैं? नई परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट जो है वो स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, सीखना जो है वो क्या है? यूनिवर्सल है। सीखना क्या है? यूनिवर्सल जो एक प्रोसेस है। तो सभी जो है सभी जीव जंतु क्या करते हैं? सीखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही सीखती है, तो सभी जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? सीखते हैं। नेक्स्ट है फिर सीखना अनुभव का संगठन है। क्या है? अनुभव का संगठन है, यानी कि नए अनुभवों का, जैसे जैसे हम सीखेंगे, हमारे एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो ये क्या है? सीखना एक नए एक्सपीरियंस जो है, नए अनुभव का संगठन है। सीखना क्या है? नेक्स्ट पढ़ेंगे। सीखना पर्सनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। तो सीखना क्या है? सामाजिक भी है और जो है वो व्यक्तिगत भी है, दोनों टाइप की प्रोसेस है। ये हम कर रहे हैं अधिगम। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना है, यानी कि क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्मल जो है वो नॉलेज दी जाती है। इसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, कहीं से चीज़ों को जो है वो सीखना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम है तो भाषा सीखने में कठिनाई होगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई एक ये एग्जाम की स्टेटमेंट है कि कौन से जो बच्चे हैं जिनको भाषा के अधिगम में कठिनाई नहीं आती, उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वासी है, तो वो बच्चे क्या नहीं कर पाते, तो वो भाषा को जो है वो सीख नहीं पाते, भाषा लर्निंग जो है उनकी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण के प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा सीखना है, भाषा को सीखना है। अब हम डिफरेंस कर लेते हैं कि अर्जन करेंगे तो एफर्टलेस होगा, यानी कि उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अचेतन मन से हम चीज़ों को सीख जाएंगे। उसके लिए जो है हमें कहीं जो है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूट है, किसी टीचर है, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अधिगम के लिए हमें फॉर्मल जगह की ज़रूरत होती है, सिलेबस की ज़रूरत होती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ हम चीज़ों को सीखते हैं। तो ये था हमारा भाषा अर्जन और अधिगम के अंदर डिफरेंस। फ्रेंड आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अभिरुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये मोटिवेशन, यानी कि जो बच्चा मोटिवेट होगा चीज़ों को सीखने के लिए, भाषा हो या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, तो अगर आप उस चीज़ के प्रति मोटिवेट हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो क्या कर पाएंगे आप? जल्दी से उन चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं हैं, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियसिटी नहीं है, तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो अभिप्रेरणा और मोटिवेशन जो है वो क्या करेगी? भाषा अधिगम के अंदर काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बालक जो है वो करके सीखने में आनंद महसूस करता है। लॉन्ग टाइम तक जो है वो चीज़ें बच्चे के माइंड में स्टोर रहती हैं। बच्चा जो है वो भाषा शिक्षण में छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है। छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ती है, प्रश्न पूछते हैं, मौखिक कार्य करते हैं, यानी कि जिसके अंदर बच्चा एक्टिव रहता है, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा उसका जो है वो लैंग्वेज का जो लर्निंग है, अधिगम है, वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि अभ्यास जो है वो क्या होगा? बच्चा जो है, यानी कि जिस कार्य को बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं वो शीघ्र सीख जाते हैं। जिस क्रिया को उस तरीके से जितना ज़्यादा क्रिया करेंगे, एक्टिव रहेंगे, चीज़ों को अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ें क्या होंगी? जल्दी जो है वो अभ्यास करते करते नए शब्दों का बोलने का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि ताकि अभ्यास मेक मैन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस क्या करती है? हमें परफेक्ट बना देती है। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत, तो भाषा अधिगम के अंदर जो है विषयों के अंदर
एक दूसरे से भी इससे क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। जैसे आपके साइंस है, तो ये साइंस जो सब्जेक्ट है ये मैथ से जो है आपका सोशल साइंस से क्या होता है, रिलेट होते हैं। जैसे हम संस्कृत पढ़ेंगे, लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत अगर हम पढ़ेंगे तो हमें हिंदी लैंग्वेज को साथ पढ़ सकते हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ नाउन जो प्रोनाउन है ये टॉपिक है, तो ये क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करके पढ़ जाते हैं। यानी कि उनके बीच कोरिलेशन जो स्थापित करके, समन्वय उनके बीच स्थापित करके चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके चीज़ों को समझ जाते हैं। तो समन्वय के द्वारा जो भाषा को जो है वो सीखना काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिविजुअली थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर बच्चा जो है वो अलग होता है, हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करवाना जो है वो छात्रों को करवाना चाहिए। ये नहीं कि हर बच्चा एक ही मेथड से सीखता है, तो हर मेथड जो है वो बच्चे को जो है अलग अलग मेथड से इंडिविजुअल डिफरेंस को मद्देनजर रख के टीचर को क्या करवाना चाहिए, आपका लैंग्वेज जो है वो सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के जो सभी कौशल हैं, भाषा के कौन कौन से 4 कौशल हैं, एल हो गया, आपका एस हो गया और आर हो गया और डब्ल्यू हो गया, ये 4 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपको इनसे आपको डेफिनेटली जो है वो मिलेंगे। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जैसे जैसे ही समाज के साथ जो है वो इंटरेक्ट होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले लोगों की सुनता रहता है, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बहुत सुन लिया भाई, वो इसने अब बोलना स्टार्ट करेगा, वो बोलता है तो नहीं, जितना ज़्यादा सुनेगा कभी तो बच्चा बोलेगा ही। तो हम अगर हमारे साथ कोई लड़ाई कर देता है तो हम बहुत सुना लेते, हम कहते हैं ना, अब भाई तूने बहुत बोलिया मेरी सुन, यानी कि फिर वो क्या करता है, बोलना स्टार्ट कर देता। बोलना के बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो बोल नहीं पाता, तो वो बेचारा क्या करेगा, अपनी जो है वो फिर उसको जो बोलने में जो है वो अपनी भाषा जो है वो समझा नहीं पा रहा है, यानी कि अपनी जो शब्द है वो दूसरों को समझा नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, फिर वो रीडिंग करेगा कि मैं कैसे एक बेस्ट मेथड से जो है वो दूसरों को अपनी चीज़ें समझा पाता है। वो रीडिंग करेगा, रीडिंग करने के बाद वो राइटिंग करके जो है अपनी चीज़ों को समझाएगा। तो आपको अच्छे से या इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पहले बोलेगा, फिर पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर जो है वो पढ़ेगा और फिर जो है वो लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये 4 कौशल सीक्वेंस में चलते हैं। ये नहीं कि पहले आप जो है वो किसी बच्चे के अंदर कि मैडम जी हमारे यहाँ तो सबसे पहले बच्चा जो है वो लिखने लगा है, तो ऐसा नहीं होगा। सीक्वेंस में ये जो है स्किल चलेंगी अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो अकर्म आपको याद रखना है, लिसनिंग जिसको हम श्रवण कहते हैं, फिर हो गया आपका स्पीकिंग जिसे हम वाचन कहते हैं, बोलना भी कहते हैं, पठन यानी कि रीडिंग, और राइटिंग का मतलब है लेखन। तो सही क्रम में जो है चलता है और इसी क्रम में बच्चा जो है वो चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब अनुकरण करना। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं अपने शिक्षक के बोलने लिखने, यानी कि बच्चा छोटा बच्चा क्या करते हैं, हम कहते हैं ना, चल के दिखा दादाजी कैसे चलते हैं, बोल के दिखा बेटा दादाजी कैसे बोलते हैं, दादी कैसे बोलती है, माँ कैसे बोलती है, मम्मी कैसे बोलती है, यानी कि बच्चा झट से बोलेगा। तो यानी क्या कर रहा है, वो उनको इमिटेट कर रहा है, उनका इमिटेशन कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। तो यानी कि बच्चा क्या करता है, फॉलो करके, यानी कि अनुकरण के माध्यम से जो वो जल्दी चीज़ें सीखता है। शिक्षक हो गया वैसे ही वो टीचर्स को इमिटेट करता है, उनका जो अनुकरण करता है। स्वयं अपने उच्चारण, बोलने की गति और लेखन शुद्धता पर जो एक टीचर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा भाषा कहाँ से सीख रहा है, टीचर से सीख रहा है। टीचर अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा तो बच्चा भी जो है डेफिनेटली गलत ही बोलेगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला, यानी कि शिक्षण सूत्रों का जो सिद्धांत है वो कैसे है। शिक्षण सूत्रों के कुछ सूत्र होते हैं जिसे शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की जो है वो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो, आसानी हो, अधिक प्रभावशाली जो है वो टीचिंग इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए बच्चे का। सबसे पहले सरल ज्ञान देना चाहिए बच्चे को, फिर क्या करना चाहिए, कठिन, यानी कि पहले जो है वो ईजी चीज़ें समझानी चाहिए, फिर उनको कठिन चीज़ें समझानी चाहिए। पहले ज्ञात का मतलब जो चीज़ें बच्चे की नॉलेज में हैं, जैसे उसके आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं तो वो ज्ञात हैं, यानी कि उनको पता है, तो वो चीज़ें समझानी चाहिए। फिर अज्ञात, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में बच्चे को नहीं पता, फिर उन चीज़ों के बारे में पढ़ाना चाहिए। पहले मूर्त चीज़ों के बारे में, फिर अमूर्त। मूर्त कौन सी होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होती है। अमूर्त चीज़ें काल्पनिक होती हैं, यानी कि जिसे सिर्फ कल्पना में होती हैं, एक्चुअलिटी में हमारे सामने जो वो चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट है विशिष्ट और जो है वो सामान्य, यानी कि स्पेशल चीज़ों को पहले समझाना चाहिए, फिर जनरल चीज़ों को समझाना चाहिए। स्थूल यानी कि बड़ी चीज़ों को समझाना चाहिए, उसके बाद जो वो सूक्ष्म चीज़ों को, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जो है वो
बढ़ना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, बुक में हमें बच्चे को बड़े बड़े जो एप्पल्स बनाते हैं, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग जो है वो बुक बनाते हैं, क्या कि बड़े बड़े एप्पल्स वगैरह जो है अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ताकि बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ों को समझे। और उसके बाद जो है छोटे छोटे जो है वो वर्ड होते हैं, आगमन, यानी कि पहले एग्जाम्पल देनी चाहिए बच्चे को, फिर नियम पढ़ाने चाहिए। विश्लेषण, यानी कि पहले बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में समझाना चाहिए, फिर उसको एक करके, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सिखाते हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर हम उसको एप्पल, APPL, ये ऐसे समझाएंगे। फिर उसको सीधा ही हम क्या बोलना सिखाएंगे, अब APPLE नहीं बोलना है बेटा, सीधा क्या बोलना है, एप्पल बोलना है। तो ये क्या है, पहले हम जो उसको विश्लेषणात्मक रूप में पढ़ाएंगे, फिर उसका संश्लेषण, यानी कि उनको जो है वो टुकड़ों से एक टुकड़े में एक जो है वो इकट्ठा करके समझाएंगे, जिससे हमारी टीचिंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। भाषा शिक्षण के समय एक जो है शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण जो है वो केंद्र बालक होना चाहिए, बालक की क्षमताएं होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और बच्चे का जो लेवल है, मेंटल लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन देनी चाहिए। NCF 2005 क्या कहता है कि आपका कि बच्चे की अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। टीचर के क्या है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए, एक सहायक के रूप में काम करना चाहिए। ये नहीं कि तानाशाही जो है वो टीचर की नहीं चलनी चाहिए। बच्चा सेंटर में कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। बालक के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस है, मेथड है, इन्वायरमेंट है, घूमना चाहिए। ये नहीं कि जो बुक और टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, साधन है, एसेट हैं, और जो है रुचि क्षमता है किसके अकॉर्डिंग की जो है वो शिक्षा चलनी चाहिए, तो बच्चे के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, हमने दो जो टॉपिक हैं आप लोगों के कवर कर लिया आपके सिलेबस के। अब हम करेंगे थर्ड टॉपिक हिंदी पेडागोजी के, जिसमें हम करेंगे भाषा जो विकास में सुनने और बोलने की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, किस किस को क्लास अच्छी लग रही है, इफेक्टिव लग रही है, कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लग रही है, तो आप लोग जो है वो क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, यानी कि अगर हम नहीं बोलेंगे, बिना बोले भी क्या हम भाषा का जो वो विकास कर सकते हैं। तो भाषा विकास में सुनने और बोलने का विशेष महत्व होता है। सुनने और बोलने की जो क्रिया है वो एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने जो है कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, वो सुनते हैं, यानी कि अगर टीचर बोलेगा नहीं तो बच्चे सुनेंगे कैसे। तो यानी कि सुनने में क्या, भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका होती है, हम पढ़ते हैं। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो होती है स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। ये बच्चे में शैशव अवस्था से ही क्या हो जाती है, अनुकरण के द्वारा, यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता का अनुकरण करना सीख जाता है, वो उनकी भाषा को सीखने लग जाता है। माता पिता द्वारा अन्य सदस्यों को क्या कर लेता है, वो उनकी जो वॉइस है, ध्वनि है, उनको ग्रहण करता है। सुनने का जो श्रवण कौशल है वो क्या कहा जाता है, यानी कि क्या करता है, बच्चा सिर्फ स्टार्टिंग में सुनता है कि मम्मी पापा कैसे बोल रहे हैं, अदर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो सुनते सुनते जो है वो बच्चे बोलना चाहने लगता है। सुनना जो भाषा विकास का प्रथम चरण है, याद रखना है, भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है, लिसनिंग, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो सुनना भाषा विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि इससे निम्नलिखित जो है वो रूप से बच्चे की समझ आती है। कौन कौन सी समझ आती है, इससे बच्चे को शुद्ध उच्चारण करने, यानी कि बच्चा क्या करता है, सुनने का जो स्किल है वो बच्चे के अंदर सही प्रोनाउंसिएशन को जो है वो इम्प्रूव करता है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध प्रोनाउंसिएशन का कौशल है, वो स्किल है, वो डेवलप होने लगती है। सुनने के माध्यम से बच्चा जो बोलने में आने वाली जो त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको दूर करने में सफल होता है। यानी कि कुछ चीज़ें अगर हमें आ नहीं रही, हमें समझ नहीं आ रही, तो क्या करें, हम दूसरे को बोलता हुआ सुनेंगे तो हम उसके द्वारा बोल के सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम खुद बोलेंगे तो हमें वो चीज़ें क्या होगी, शुद्धि जो है वो दूर होंगी, शुद्ध उच्चारण करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, सोने से पहले बच्चे में क्या होती है, अर्थ ग्रहण करने, यानी कि सुनने से क्या होगा, बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की जो है मीनिंगफुल चीज़ों को समझने की जो कौशल है वो बच्चे के अंदर विकसित होगा। नेक्स्ट है, हमारी वोकैब में वृद्धि होगी, यानी कि शब्द भंडारण में वृद्धि होगी, शब्दकोश में वृद्धि होगी अगर हम किसी को सुनते। इसीलिए हम बोलते नहीं कि चुपचाप अगर नॉलेज लेनी है तो अगले के पास जाके बैठ जाओ, चुपचाप उसको सुनते रहो कि अगला क्या बोल रहा है। तो अगर अब लेकिन हम सुनते कहाँ हैं, हम तो अपनी गाथा स्टार्ट कर देते हैं कि तू तेरी क्यों सुने, हम भी तो बोलेंगे हम क्या यहाँ लड्डू खाने आए हैं, या फिर हम ऐसे ही पागल हैं जो तेरी सुनते रहेंगे, है ना। तो इसलिए सुनना चाहिए, इससे हमारा क्या होता है, वोकैब बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का विभेदीकरण करने में सहायक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज करने में जो है ध्वनि का सुनना है
बोलना है विभेदीकरण करने का अच्छा माध्यम है, यानी कि सबर और उतार चढ़ाव को सीख जाता है बच्चा सुनने। छात्रों में भाषा सीखने में साहित्य के प्रति रुचि जो है वो पैदा हो जाती है। सुनना भाषा कौशल के विकास में बहुत सहायक होता है, जिससे उसका वाचन स्किल और जो है वो लेखन स्किल यानी कि राइटिंग स्किल है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है। वाचन के अंदर क्या आता है, बोलना, और बोलने के बाद क्या आएगा, लिखेगा। यानी कि बच्चा पहले शुद्ध सुनेगा, शुद्ध सुनने के बाद शुद्ध बोलेगा, शुद्ध बोलने के बाद क्या करेगा, शुद्ध लिखेगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, अच्छा सुनने पर। गलत सुनेगा तो गलत ही बोलेगा और गलत ही लिखेगा। तो यानी कि वाचन कौशल और लेखन कौशल किस पर डिपेंड है, श्रवण कौशल पर, लिसनिंग स्किल पर। दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक जो है वो दूसरों के भाव, विचार और उनकी जो फीलिंग है उन व्यक्तियों को ग्रहण करता है। उनकी अभिव्यक्ति जो है वो अन्य कौशलों का भी क्या करती है, विकास करती है, उनका डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषा जो है वो विकास में बोलने की क्या भूमिकाएं होती है। यानी कि हमने अब ऊपर पढ़ी कि भाषा का जो डेवलपमेंट है उसमें सुनना जो वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वोकैब में वृद्धि होती है, हमारे जो है वो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन हम सीखते हैं। तो अब हम बोलने के अंदर जो है वो बोलने की क्या भूमिका होती है। बोलना जो है भाषा विकास का सेकंड चरण के अंदर आता है। तो ये क्या है, हमारा स्पीकिंग हो गया। ये क्या हमारा सेकंड जो चरण है वो क्या आ गया, स्पीकिंग। बोलने की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक रूप जो वो प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि हम अपने भाव हैं, फीलिंग हैं, विचार हैं, वो बोलकर दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये क्या है, एक बोलना एक क्रिया है जिससे हम अपने भाव को प्रेजेंट करते हैं। महत्व क्या महत्व होता है, बच्चों में सुनकर जो प्राप्त किया जो ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमने सुना अब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका इवोल्वेशन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों में भाषा, यानी कि बच्चा उसके बाद बोलेगा, और जो बच्चा गलतियां करेगा, त्रुटियां करेगा, इससे शिक्षक को पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो कहाँ त्रुटि करा। अगर वो बोलेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, तो टीचर को क्या पता इसने कितना जो है वो ग्रहण किया और कितना जो है वो रह गया, छूट गया, सही किया, गलत किया। तो शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करने में बोलना जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, अपने भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बोलना जो है वो भाषा विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बालकों को बोलने में शब्द और ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति जो है वो उतार चढ़ाव के बारे में जो पता चल जाता है, कहाँ जो है हमें ऊपर लेना है शब्दों को, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीमे बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है, कहाँ फास्ट बोलना है, कहाँ जो है वो वर्ड साइलेंट रहेंगे वर्ड। तो ये सारी चीज़ें बच्चा बोलकर सीख जाता है। बच्चों में झिझक जो है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि कुछ जो है वो जिनका बच्चों का IQ लेवल कम होता है वो टीचर के सामने या फिर अदर पर्सन के सामने कम बोलते हैं। यानी कि बोलने की प्रक्रिया के द्वारा क्या करें, बच्चे के अंदर झिझक दूर होगी, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा और भाषा विकास में क्या होगा, सहायक होगा। अगर बच्चा बोलेगा तो यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा तो वो भाषा सीखेगा। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित पाठ्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो भाषण प्रतियोगिता होती हैं, कंपटीशन होता है, जो हमारे कंपटीशन होते हैं, वाद विवाद, डिबेट होती हैं, प्रश्नोत्तरी होती हैं, उनके अंदर बच्चा क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो यानी कि वो उसकी एक्टिवनेस होगी, उसकी प्रेजेंटेशन जो उसकी प्रेजेंस जो है वो स्कूल के जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें अपनी जो है वो निभा पाएगा। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का जो है वो विशेष महत्व है। एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएगा बच्चा। अगर हम जो है वो अच्छा बोलेंगे तो एक अच्छी पर्सनैलिटी भी हमारे अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। बोलने से भाषा पर जो उसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाती है। यानी कि अगर हम सीखते रहेंगे और बोलेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या सीखा और कितना सीखा और कहाँ हमारी गलती है। नेक्स्ट है विद्यालयों में बच्चों के बोलने की जो शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, जैसे कि कविता है, भाषा है, वाद विवाद है, कहानी है, अंताक्षरी है, और जो है वो ग्रुप डिबेट्स जो होती हैं उनके अंदर बच्चा जो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। नेक्स्ट है भाषा के कार्य, यानी कि हमें अब पढ़ेंगे भाषा, यानी कि जो हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है उसके अंदर भाषा के कार्य क्या होती हैं। पेडागोजी के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। हिंदी लैंग्वेज को सिखाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड हैं, किस तरीके से हम बच्चे के अंदर हिंदी भाषा का जो वो विकास कर पाएंगे। भाषा के बिना मनुष्य जो पशु के समान है। सबसे पहले अगर हम बोलेंगे नहीं, पशुओं में और हमें क्या डिफरेंस है कि वो बोलते नहीं और हम बोलते हैं। तो यानी कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारे अंदर और पशुओं के अंदर जो कोई डिफरेंस नहीं होएगा।
भाषा के कारण ही मनुष्य क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। व्यक्ति सामाजिक और जो है वो पर्सनल जो उसकी लाइफ होती है भाषा का, उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अनेक जो कार्य होते हैं भाषा के द्वारा हम आदान प्रदान कर पाते हैं। भाषा जो मानव विकास का मूल आधार है, यानी कि प्रगति का जो पथ है वो किसके थ्रू जो वो अग्रसर हो पाते हैं, बोलने के द्वारा। यानी कि जो अगर हम बोल नहीं पाएंगे, भाषा का अगर अभाव होगा तो मनुष्य अपने क्या नहीं कर पाएगा, विचार है उनको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, और इस अभाव के कारण उसको ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति से क्या हो जाएगा, पिछड़ता चलाया जाएगा। तो भाषा का भी जो है वो मूल आधार है एक जो है वो प्रगति का, एक उन्नति का। नेक्स्ट है भाषा मानव संस्कृति की पहचान है, यानी कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुई जो प्रगति है, श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन है। जाति समाज में राष्ट्र की जो संस्कृति का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, साहित्य के द्वारा। तो साहित्य जो भाषा है वो मानव संस्कृति की और संस्कृति की जो है वो क्या है कि पहचान है। भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, यानी कि भाषा की कहानी को हम क्या कह सकते हैं, वैसे भाषा के अंदर जो हमारे साहित्य की जो झलक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, यानी कि भाषा के माध्यम से पुरानी पीढ़ियों की जो सामाजिक जो विरासतें होती हैं वो किसके थ्रू हम तक आई। अगर वो लिखते नहीं है अपने जो ज्ञान को, अपनी जो सिचुएशन को, अपने जो कल्चर को, तो आज हम थोड़ी ना जान पाते कि पीछे जो क्या हुआ था, कैसे हुआ करता था। तो ज्ञान है वो संक्षिप्त ज्ञान जो भावी पीढ़ियों को सौंपा जाता है वो किसके द्वारा सीखा जाता है, लैंग्वेज के थ्रू जो सीखा जाता है। भाषा जो है वो राष्ट्र में एकता की भावना को जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन किसके थ्रू होता है, भाषा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, सीखने के उपकरण में, क्षमताओं का विकास करने में, यानी कि एक टूल के रूप में हम लेते हैं। बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है उतनी ही जल्दी क्या करता है, वो सोचता है। तो यानी कि सीखने के अंदर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मानव संस्कृति की पहचान है। नेक्स्ट है भाषा में बौद्धिक व मानसिक जो ज्ञान होता है, जो अटूट जो है वो संबंध है विचार का और भाषा का, क्योंकि जो है विचारों से भाषा का जन्म होता है। यानी कि पहले हमारे अंदर क्या आते हैं, विचार आते हैं, उसके बाद हमारे अंदर क्या आती है, भाषा आती है। और ये किसने कहा था, ये हमारे जीन पैजे की जो थ्योरी है उसमें जो है वो साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया कि पहले बच्चे के अंदर जो है वो विचार आएंगे और उसके बाद जो वो भाषा का जन्म होगा। यानी कि अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं हमें क्या बोलना है तो हमारे अंदर भाषा जो है वो नहीं आएगी। भाषा जो वो विचारों को जन्म देती है, भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं को जो है वो पूर्ति करती है, सामाजिक व्यवहार व सामाजिक इंटरेक्शन को बढ़ाती है भाषा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर अपना पढ़ेंगे अधिगम में जो है वो व्याकरण की क्या भूमिका होती है। तो अधिगम के अंदर जो है व्याकरण की क्या भूमिका होती है, भाषा के जो है शुद्ध, यानी कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, आपकी हिंदी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, अदर और भी जो लैंग्वेज है उनको अगर ग्रामेटिकली रूल अगर उनके नहीं समझेंगे तो हमें उसके अंदर शुद्धता जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 जो स्किल होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, आपका रीडिंग है और राइटिंग है। ये जो 4 स्किल हैं वो अधिगम में व्याकरण की जो भूमिका है उसको 4 जो स्किल, 4 जो कौशल हैं वो क्या करते हैं, शुद्ध भाषा सीखने के लिए, व्याकरण के ज्ञान को प्रयोग करने के लिए व्याकरण शिक्षण को जो है वो किया जाता है। व्याकरण का अर्थ और परिभाषाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि व्याकरण जो है भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण और जो है उसका शरीर विज्ञान है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर होती है व्याकरण के थ्रू जो है वो वाक्य की स्ट्रक्चर हम लिखते हैं कि हम जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक जो है शरीर है, एक बॉडी है, वो प्रदान करती है व्याकरण भाषा को। व्याकरण की क्या भूमिका होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान जो है वो छात्रों को मौलिक वाक्य, उनकी जो संरचना है, योग्यताओं का विकास और शुद्ध चीज़ों को बोलने और लिखने के कौशल का जो है वो विकास करता है। यानी कि जो है वो व्याकरण ग्रामेटिकली चीज़ों को जो है वो सही करती है और उसके द्वारा हम सही बोलते हैं, सही सुनते हैं, सही लिखते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है बच्चों के अंदर शुद्ध भाषा, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का जो है वो प्रदान करना, भाषा को शुद्ध प्रयोग सीखना और दक्षता को बढ़ाना, और विद्यार्थियों के अंदर विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना। वाक्य की रचना है, वाक्य के जो नियम है, कहाँ विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहाँ कोमा लगेगा, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू सीखते हैं, हम ग्रामर के द्वारा, व्याकरण के द्वारा। और बच्चों में बिना स्पष्ट जो है संचार क्या है, असंभव है।
तो व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य जो वो बनाती है अपनी व्याकरण। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण होता है और लेखन कौशल का जो क्या होता है विकास, यानी कि कम्युनिकेशन। अगर हम गलत चीज़ों को बोलेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो क्या होगा, हमारा संप्रेषण और लेखन कौशल का जो वो विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें संप्रेषण और लेखन कौशल में व्याकरण की काफ़ी भूमिका होती है। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट क्या होता है, जब हम अपने जो विचार हैं दूसरों के सामने और अपने थॉट हैं और दूसरों के थॉट के जो समझ पाने की और समझा पाने की जो प्रोसेस होती है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। और वो किसके द्वारा, अगर व्याकरण की दृष्टि से ये चीज़ें अगर हम गलत सलत बोलेंगे तो कौन ही हमसे कम्युनिकेट करेगा, कौन अपने विचार बताएगा, कौन हमसे बातें करेगा। तो व्याकरण का जो है एक गुड कम्युनिकेशन में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा लिखने के अंदर भी व्याकरण का एक जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही बिना व्याकरण के ज्ञान का संप्रेषण और लेखन कौशल जो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण की क्या भूमिका है। संप्रेषण कौशल यानी कि बालकों में ऐसी क्षमताओं का विकास करना जिसमें वे अपने भाव को शुद्ध रूप से प्रकट कर सके। अशुद्ध उच्चारण को जो है वो शुद्ध करने में सहायक है, ज्ञान में सहायक है। जो है बच्चों के भाषा संबंधी जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, यानी कि जो भाषा के संबंधी जो अभिव्यक्ति होती है उनके विकास में सहायक है। शुद्ध वाचन और शुद्ध जो है वो अभ्यास करने के अंदर जो है ये सहायक है। लेखन कौशल में भाषा का विकास व्याकरण का क्या महत्व है। लेखन कौशल में व्याकरण छात्र जो है अगर पढ़ी हुई सुनी हुई बात को शुद्ध रूप से विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। व्याकरण के द्वारा शुद्ध मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करके लेखन को क्या बना सकते हैं, प्रभावशाली जो है वो बना सकते हैं। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए पदों की समझ जो है वो बनती है। इसका प्रयोग करके लेखन कौशल का विकास करते हैं। गद्य पद्य के अंदर जो अंतर क्या होता है उसको समझ पाते हैं लेखन कौशल में। व्याकरण में संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण क्रिया है, कहाँ इनका यूज किया जाता है, व्याकरण की दृष्टि से लेखन है उसको काफ़ी प्रभावशाली बना पाते हैं। नेक्स्ट है 100% स्टार लगा के याद करना है हिंदी पेडागोजी का। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो आगे जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देख लो, जहाँ पर भी आपकी हिंदी पेडागोजी पूछी गई इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन मिलेगा। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन जो है वो डिवाइस डिफरेंट क्लासरूम, यानी कि भाषा विविधता वाले जो कक्ष हैं उनकी जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं वो क्या क्या होती हैं। भाषा विविधता का मतलब होता है एक जो है वो क्लासरूम में डिफरेंट जो बच्चे होते हैं डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सोसाइटी से अदर जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि एक क्लासरूम में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो हैं वो बच्चे होते हैं, यानी कि जिन्हें मल्टीलिंग्विलिज्म कहते हैं। मल्टीलिंग्विस्टिक जो है वो क्लासरूम कहा जाता है। तो मल्टीलिंग्विस्टिक जो क्लासरूम होता है, भाषा विविधता को क्या कहते हैं, बहुभाषिकता भी कहा जाता है। यानी कि बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ 1000 से भी ज़्यादा क्या होती हैं भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। इतनी विविधता के बावजूद अगर कई भाषाएं हैं व संस्कृति हैं, भारत के एक जो है वो भाषाई क्षेत्र में बंधता है, यानी कि एक लैंग्वेज जो है वो नहीं है भारत के अंदर। अलग अलग हज़ारों जो अलग अलग बोलियाँ हैं, हज़ारों जो है वो बोलियाँ बोलने वाले जो है लैंग्वेज वाले बच्चे जो क्लासरूम में मिलेंगे। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय क्या करती है, हेल्प करती है। तो मल्टीलिंग्विस्टिक क्या है, एक क्लासरूम के लिए एसेट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनाया है। तो ये क्या है, एक साधन है, टूल है, एक एक हेल्पिंग हैंड का काम करती है कि बच्चे जो अदर्स कल्चर है, अदर जो लैंग्वेज है उससे जो है वो समझ पाए, सीख पाएँ, ना कि जो है ये एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम का जो है वो कारण नहीं बनती। नेक्स्ट है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने की बजाय इसे क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इसको बढ़ोतरी देनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपका 1968 के द्वारा राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय जो एजुकेशन कमीशन में जो है इसको कमीशन ने इसको लागू कर दिया त्रिभाषा सूत्र, यानी कि हमारी मदर टंग जो है वो उसके अलावा भी अदर जो लैंग्वेज है उसको क्लासरूम में बोला जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ और जो नीड हैं वो क्या क्या होती हैं। बहुभाषिकता भारत के जो परिदृश्य होता है, भारत की संस्कृति को जो है उसको प्रमोट करती है, जो है वो कक्षा की जो कार्यनीति का जो है वो रचनात्मक हिस्सा जो है वो बना पाती है। काफ़ी प्रभावशाली वे से जो है वो एक टीचर इसको अलग अलग, यानी कि अलग अलग जो पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के शब्द हैं, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ को जान पाएंगे।
तो इससे क्या करते हैं, एक हेल्पर फैसिलिटेटर के रूप में जो इसको काम करना चाहिए। एक टीचर को सारी चीज़ों को अच्छे से समझकर बच्चों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए अदर लैंग्वेज के बच्चों को, बल्कि उनको जो है उनको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा बोलने वाले ना केवल अन्य भाषाओं पर जो उसका नियंत्रण करते हैं, बल्कि जो अकादमिक स्तर पर भी जो रचनात्मकता दिखाते हैं, साथ ही उन्हें जो सहिष्णुता भी अधिक पाई जाती है। द्विभाषी बच्चों को वैचारिक क्षमता व अन्य बच्चों की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। विविध स्तर की परिस्थितियों में जूझने में क्या होते हैं, कुशल होते हैं। तो यानी कि कक्ष में जो है छात्रों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को सहजता से क्या कर पाते हैं, रख पाते हैं, जिससे जो है वो दूसरी लैंग्वेज को सीख पाते हैं और अपने विचारों को जो है वो इजीली रख पाते। अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना, संस्कृति का आदान प्रदान करना। विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा के समझने के क्या मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। यानी कि छात्र क्या कर पाते हैं, दूसरी अदर लैंग्वेज अलग जो है वो चीज़ों को समझ पाते हैं, सीखने के जो है वो अवसर मिलते हैं। वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषा और संस्कृतियों का सम्मान करना, यानी कि दूसरों के बच्चों के प्रति क्या करता है, रिस्पेक्ट का एक जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो क्या हो जाता है, डेवलप हो पाता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। मल्टीलिंग्विस्टिक जो है वो बच्चों को अस्मिता का निर्माण करती है। एक अध्ययन से यह पता चला कि बहुभाषिकता जो होती है, जो द्विभाषाई जो क्लास होती हैं, वो संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, विस्तृत चिंतन होता है बच्चों के अंदर, बौद्धिक स्तर पर बच्चे की जो मेंटल लेवल है वो भी जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। इसलिए जो भाषाओं को विद्यालय में एक क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा के याद कर लो, एक संसाधन के रूप में ये लेना चाहिए, ना कि जो है इसको नकारना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण में कठिनाई क्या क्या आती हैं। यानी कि मल्टीलिंग्विस्टिक हम नेगेटिव फैक्ट भी पढ़ेंगे कि बहुभाषिकता की क्लास में बच्चों को, टीचर को क्या क्या जो वो परेशानी आती हैं। तो बच्चों में संप्रेषण, यानी कि बच्चे आपस में क्या कर पाएंगे, अगर जो है वो सभी बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो सभी बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, तो उनके अंदर जो वो संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इन कई प्रकार की जो समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने में चैलेंजेस आएंगे कि जो है वो विविध भाषा कौशल जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में चुनौतियाँ आएंगी कि कई क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण जो है इन कौशलों पर भी जो वो क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अध्यापक को विभिन्न भाषा संबंधी जो है वो ज्ञान के अंदर चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षण जो है वो अधिगम प्रक्रिया एक समस्या बन जाती है एक टीचर के लिए, क्योंकि सभी बच्चे हैं वो एक लैंग्वेज को नहीं समझते। तो उनके लिए क्या है, टीचर अलग अलग मेथड का यूज करेगा, अलग अलग टीएलएम का यूज करेगा, अलग अलग लैंग्वेज से जो बच्चों को पढ़ाएगा, समझाएगा। नेक्स्ट है भाषा के प्रति छात्रों की जो रुचि है, वो रुझान है, वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। यानी कि एक बच्चा है क्लासरूम में जो हिंदी बोलता है, तो यानी कि हिंदी जो है उसको क्या करेगा, टीचर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में समझाएगा, लेकिन अदर जो है वो इंग्लिश बोलने वाले जो स्टूडेंट हैं तो उनको अगर हिंदी में समझाने लगे तो उनको समझ नहीं आएगा। तो यानी कि क्या होगा, उनके प्रति, भाषा के प्रति क्या होगा, उनका रुझान है, इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। ये वही इन समस्याओं का, यानी कि अगर आप एक एज ए टीचर जो है आप अपॉइंट होंगे, तो अगर आपकी क्लासरूम में ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे कि मल्टीलिंग्विस्टिक आपकी क्लासें होंगी, तो आप इन समस्याओं का समाधान है वो किस तरीके से जो है आपको करना है। यानी कि अगर आपकी क्लासरूम में बहुभाषिक कक्षा है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आपको एक समृद्ध भाषाई परिवेश का निर्माण करना चाहिए। यानी कि आपको जो है वो हर थोड़ी थोड़ी जो है वो हर प्रकार की जो लैंग्वेज है वो बोलनी चाहिए। जैसे कि हम बायलिंगुअल चीज़ों को समझते हैं, यानी कि जो है बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले और इंग्लिश मीडियम से क्लास देखने वाले दोनों बच्चे होते हैं हमारे पास। तो हम जो है दोनों भाषाओं का अगर यूज करेंगे तो सभी दोनों टाइप के जो स्टूडेंट हैं उनको समझ पाएंगे, ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर हम हिंदी में पढ़ाएंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आएगा, और इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो हिंदी वालों को समझ नहीं आ पाएगा। तो एक समृद्ध भाषाई परिवेश जो है उसका निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर आस पड़ोस की भाषा में समरूपता लानी चाहिए।
और जो है वो बच्चे भाषा से जो बहुभाषी कक्षा प्राप्त कर सकें। त्रिभाषा जो फॉर्मूला है उसका जो है वो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा दी जानी चाहिए। आपकी NEP 2020 में भी आपको बताया गया कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होगी बच्चे की वो किस लैंग्वेज में होगी, मातृभाषा में होगी, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व छात्रों को सहज हो सके। और बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापकों को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा बोलने के अवसर देने चाहिए। यानी कि एक टीचर को एक बच्चे को जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे वो अपनी मातृभाषा का जो यूज कर सके और मातृभाषा में चीज़ों को समझ सके, पढ़ सके। क्योंकि ये चीज़ें अगर मातृभाषा में बच्चा पढ़ेगा सीखेगा तो ये लॉन्ग टाइम तक बच्चे को जो है ये चीज़ें याद रहेंगी और अच्छे से वो चीज़ों को समझ भी पाएगा। तो मातृभाषा में सीखने के अवसर जो हम बच्चे को देने चाहिए। शिक्षक को सभी छात्रों को समान भाव से देखना चाहिए, उसकी भाषा और उसके विचारों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को जो है वो शिक्षण सामग्री की प्रक्रिया में समान अवसर देने चाहिए। छात्र अपने आप को कमज़ोर जो है वो महसूस नहीं करने चाहिए, यानी कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लैंग्वेज और रिलेटेड एरर, यानी कि बच्चों में भाषा से संबंधित किस किस तरीके की जो त्रुटियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो बच्चों में भाषा के यानी कि भाषा के अंदर उच्चारण से रिलेटेड जो है यानी कि बोलने में लिखने में कई तरीके की कठिनाइयां हैं जो बात महसूस की जाती है। कई कारणों से बच्चे जो कक्षा में पिछड़ जाते हैं, भाषा शिक्षण में उसकी कम रुचि होती है। भाषा में बच्चों में भाषा संबंधी प्रमुख जो त्रुटियां हैं वो क्या हैं, इस प्रकार से हैं। उच्चारण से संबंधित, यानी कि बच्चों के अंदर भाषा के उच्चारण का जो मानक है यानी कि व्याकरण की दृष्टि से बच्चे को जो वो सही उच्चारण नहीं कर पाते। अक्षरों में त्रुटियां करते हैं बोलने में, यानी कि जैसे वो क्षेत्रीय भाषा की वजह से भी जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे वो वै को बै बोलेंगे, श को श बोलेंगे, डे को ढ बोलेंगे, आधे अक्षर को सही उच्चारित नहीं कर पाते। यानी कि तो भाषा संबंधी उच्चारण से संबंधित बच्चे गलती करते हैं। व्याकरण से संबंधित यानी कि लिखते टाइम जो है वो क्या करते हैं, व्याकरण से संबंधित जो गलतियाँ हैं वो भी बच्चे कर देते हैं। छात्र जो है अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय, यानी कि जब हम हिंदी हमारी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से उसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। कहीं वर्ब लगाएंगे, कहीं हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यानी कि व्याकरण से संबंधित त्रुटियां बच्चे कर देते हैं। व्याकरण है अशुद्धियों में जैसे लिंग है, वचन है, काल कारक से संबंधित त्रुटियां करते हैं। यानी कि व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है भाषा के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड पठन से संबंधित त्रुटियां भी करते हैं बच्चे। पठन संबंधी यानी कि सही उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। माध्यमिक कक्षा में यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित जो है वो नहीं किया गया, जिस कारण उन्हें पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो संवादों का भाव है, अनुन के अनुसार सही सुर ताल लय का प्रयोग जो वो बच्चे नहीं कर पाते। लिखने में भी जो बच्चों को कठिनाई आती है, मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां करेंगे, वर्णों को उचित आकार में नहीं लिख पाना, उल्टे पुल्टे अक्षर लिख पाना। सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या होती है, जो हम अपने नाम के ऊपर जो है, जैसे हमने निशा लिखा, निशा के ऊपर जो हमने ये जो लाइन लगाती है ये क्या होती है, सिरोरेखा नहीं लगाना। तो ये सब जो गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, एरर हैं, ये लेखन से रिलेटेड है जो हम भाषा में करते हैं। नेक्स्ट है शब्दावली, वोकैब से संबंधित, यानी कि छात्रों में शब्दावलियों से संबंधित जो है वो त्रुटियां भी पाई जाती हैं। सब भाषा त्रुटियों के प्रकार, यानी कि एक तो व्यवस्थित त्रुटियां होती हैं, एक अव्यवस्थित त्रुटियां होती हैं भाषा से संबंधित। अब हम देख लेते हैं व्यवस्थित जो त्रुटियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। भाषा के अंदर जो है वो व्यवहार में उन फूलों से संबंधित अशुद्धियाँ जो पारिवारिक परिवेश की वजह से बच्चे जो करते हैं, इस प्रकार की अशुद्धियाँ जो प्राय स्थायी होती हैं, क्या होती हैं, स्थायी होती है। और इन अशुद्धियों के अनुचित जो है वो उच्चारण और शब्दों के जो यूज होता है वो भी। आमतौर पर इस प्रकार की अशुद्धियाँ किसी व्यक्ति के भाषा व्यवहार में ही ना होकर उसके परिवेश से संबंधित जो उपयोगिता होते हैं उनके में समान जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि क्षेत्र की वजह से भी जो है वो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, व्यवस्थित त्रुटियाँ होती हैं। अव्यवस्थित त्रुटियाँ होती हैं, इस प्रकार की त्रुटियाँ क्या होती है, स्थायी ना होकर तत्कालिक होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, उनको जो है वो हम सुधार सकते हैं। इन कारणों से शीघ्रता से बड़ा जो है वो हट है, क्रोध है, जैसे आवेग है, इनकी वजह से भी जो गलतियाँ करते हैं, यानी कि मूड की वजह से भी हम कई बार जो है वो गलतियाँ कर देते हैं। त्रुटियों के कारण अव्यवस्थित जो त्रुटियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, मातृभाषा व्याघात। मातृभाषा व्याघात में क्या होता है, द्वितीय भाषा सीखने में छात्रों पर मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव देखते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी जो है वो द्वितीय भाषा की ध्वनियों को अपनी पहली जो सीखी हुई भाषा उसके संबंध में, यानी कि
ये जो है यानी कि इस साइड जो है बागड़ साइड जो है वो क्या लगाते हैं, ओ की मात्रा लगाते हैं। तो वो हिंदी भाषा को भी जो है वो ओ की मात्रा पीछे लगा देते हैं, क्योंकि उनके मातृभाषा का व्याघात कर देते हैं बोली के ऊपर, भाषा के ऊपर। नेक्स्ट है लक्ष्य भाषा की संरचनाओं से संबंधित जटिलता होती है। भाषा की जो संरचना होती है, द्वितीय भाषा सीखते समय छात्र जो है वो कुछ स्तर पर अधिकार प्राप्त कर जो है वो नहीं पाते और कठिनाइयाँ उनको त्रुटियाँ लगती हैं। अच्छे शिक्षकों के अभाव की वजह से जो भी हैं वो भाषा में त्रुटियाँ होती हैं कि जो है उच्चारण का मानक, जो मातृभाषा सेविंग होना, मानसिक स्थिति ठीक ना होना कई प्रकार की त्रुटियों का कारण हो सकता है। वो अच्छी वैकैब का ना होना भी जो है वो त्रुटियों का कारण हो सकता है। भाषागत त्रुटियों को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके क्लासरूम में कोई बच्चा है वो भाषा की त्रुटियों को बार बार जो है वो करता है, तो यानी कि वो उन त्रुटियों को दूर कैसे कर सकता है। तो बालकों को सही अक्षरों का बोध करवाना चाहिए, व्याकरण की अच्छी नॉलेज देनी चाहिए, अक्षर ध्वनियों का जो अच्छे से बोध करवाना चाहिए, अक्षरों में के अंदर डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना उसको अच्छे से आना चाहिए, लघु और दीर्घ ध्वनियों का उसको बोध होना चाहिए, लघु और दीर्घ ध्वनियों का जो उसको बोध होना चाहिए। बालकों को बलाघात और व्याघात का जो है वो अंतर पता होना चाहिए, लघु शीर्ष जो है अक्षरों में परिचित करवाना चाहिए, उच्चारण को सुधारने के लिए पाठ को बोल बोल कर पढ़ने का, यानी कि अगर वो बोलने में अशुद्धि महसूस करता है तो बच्चे को बार बार जो बोलकर चीज़ें समझानी चाहिए। एक समान त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों का समूह बनाकर 2 सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि एक ग्रुप बना दो जिसमें वो त्रुटियों को सुधार की व्यवस्था जो है उसकी कर दो, जिससे बच्चा उन बच्चों के साथ रह रह के क्या करेगा, गलतियां जो अपनी सुधार लेगा। एक अच्छे शिक्षक का चयन करना चाहिए जिसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी जो है वो नॉलेज हो। नेक्स्ट है बच्चों में भाषा संबंधी, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर भाषाओं से संबंधित कौन कौन से जो डिसऑर्डर होते हैं, डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। डिसलेक्सिया से तो आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया पठन, यानी कि अधिगम में जो डिसऑर्डर होते हैं, लर्निंग के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, जो हमें चीज़ों को सीखने के अंदर जो है वो नहीं सीख नहीं पाते अच्छे से, तो पढ़ने संबंधित विकार जो होते हैं डिसलेक्सिया उनमें से एक है। डिसलेक्सिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का जो शब्द है, जैसे डस और लेक्सिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है, कथन भाषा, यानी कि भाषा कथन को अच्छे से जो है वो नहीं बोल पाता, यानी कि जो मौखिक है लिखित रूप भाषाई को जो प्रभावी जो बनाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया बीमारी से है ग्रसित है तो वर्णमाला जो है वो वोकैब में उसको दिक्कत होगी, अक्षरों को अच्छे से बोल नहीं पाएगा, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में उसको कठिनाई होगी, एकाग्रता की कठिनाई होगी उसको, शब्दों को उल्टे अक्षरों को कर्म इधर उधर करके पढ़ेगा, जैसे कि वर्ड है, जैसे एम को डब्लू पढ़ना, एन को जो है वो वी पढ़ना, तो इस तरीके से जो है वो क्या करेगा, उल्टा पुल्टा चीज़ों को जो है वो पढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इससे जो है वो पी को जो है वो क्यों पढ़ेगा, तो इस टाइप का जो बच्चा है वो ठीक से पढ़ने में जो है वो पढ़ नहीं पाता, तो वो डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित है। वर्तनी दोष से पीड़ित हो सकता है, स्मरण शक्ति का जो है वो कम हो सकती है उसकी। तो डिसलेक्सिया का जो उपचार है पूर्ण रूप से असंभव है। एक बात मैं बता दूं, डिसलेक्सिया का उपचार है वो पूर्ण रूप से असंभव है। इसे उच्च शिक्षण संबंधी पद्धति के द्वारा निम्न स्तर पर जो है वो लाया जा सकता है, यानी कि इसको कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण तरीके से जो वो ठीक नहीं किया जा सकता। डब्लू को एम पढ़ना, यानी कि उल्टे पुल्टे अक्षरों को पढ़ना डिसलेक्सिया बीमारी से बच्चे के ग्रसित होने के सिम्टम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ क्या करते हैं, हम लिखते हैं, लिखने से संबंधित ग्राफी, तो यानी कि लिखने से संबंधित अगर जो है बच्चे के अंदर कठिनाई होगी तो वो डिसग्राफिया जो है डिसऑर्डर से बच्चा पीड़ित होगा। उसका जो है वो खराब हस्तलेखन, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई, अपने विचारों को जो है वो लिख नहीं पाता होगा अच्छे से, तो वो बच्चा डिसग्राफिया से संबंधित है। यानी कि लिखते समय जो वो स्वयं से बातें करना, अनियमित रूप से आकार अक्षरों को अच्छे से नहीं लिख पाना, वो कमज़ोर जो है वो पकड़ होना, कागज़ के रूप में जो है वो यानी कि अच्छे से अपने आप को लिख नहीं पाता वो अपने विचारों को। पठनीय होने पर कॉपी देख देख कर लिखने में जो है वो कठिनाई को महसूस करना, अपठनीय हस्त लिखना, लाइनों के ऊपर और बीच का डिफरेंस उसको पता नहीं होना, तो डिसग्राफिया से संबंधित होती हैं ये चीज़ें। इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाया जाना चाहिए, ताकि उसका डिसग्राफिया से संबंधित डिसऑर्डर है उसको ठीक किया जा सके। डिसकैलकुलिया जो डिसऑर्डर है वो गणित से संबंधित विकार है, यानी कि गणित जो है वो गणित की संख्याएं हैं, डिजिट हैं, अंक हैं, उनको जो सूत्र हैं उनको अच्छे से
नहीं याद कर पाता, उसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता चीज़ों को। जैसे हम जो है वो ऐसे बोलें कि 231 की और जो है 231 के आपस में इसकी कैलकुलेशन करो, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर से पीड़ित होता है। गणित चिन्हों को जो है वो समझने में उसको कठिनाई होगी, जो वित्तीय योजनाएं होती हैं बजट बनाने में उसको कठिनाई होगी, समय सारणी को यानी कि टाइम वगैरह में टाइम टेबल बनाने में उसको कठिनाई होगी, दिशाओं के ज्ञान का अभाव होगा, समय बताने में जिसको कठिनाई होगी। यानी कि गणित से कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो डिसग्राफिया से संबंधित जो है उसको डिसऑर्डर होगा। उचित शिक्षण अधिगम रणनीति बनाकर आप इसे जो है वो कम कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छी शिक्षण विधि के द्वारा टाइम टेबल बनाकर इसको कम किया जा सकता है। डिसअफेजिया, अफेज का मतलब अल्फाज, आपको किसे याद रखना है, अफेज का मतलब अल्फाज का मतलब क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी कि बच्चे अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ये नहीं कहते कि अच्छे से जो है वो बोल नहीं पाता, अपने आप को जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो यानी कि डिसफेजिया बीमारी से जो बच्चा पीड़ित है, कि मस्तिष्क IQ लेवल का कम होना भी जो है इसकी कारण हो सकता है। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्स का मतलब पैर क्या होते हैं, आपको याद रखना पैर, यानी कि अच्छे से जो वो चल नहीं पाता। चित्रांकन संबंधी अक्षमता को जो दर्शाता है, इसमें चित्र बनाने में बच्चों को कठिनाई होगी। डिस्प्रैक्सिया, चलने में कठिनाई होगी बच्चों को, यानी कि अच्छे से वो ध्यान जो वो केंद्रित नहीं कर पाता। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के पेडागोजी का टॉपिक नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल को अच्छे से। तो लैंग्वेज स्किल को तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं आपके चारों कौशल, क्योंकि हम इस क्लास में अगर करेंगे तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट मैराथन क्लास में हिंदी पेडागोजी हमारी कवर हो जाएगी 2 क्लासेस के अंदर, तो उसको देखना जरूर, आपको ज़रूर देखना है। दोनों क्लासेस को देखने के बाद आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो डेली क्लासेस के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।